Hello everyone, welcome to Knowledge Point. We are studying chapter number 2 solutions. आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाले हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखते हैं पहला फार्मूला क्या है। मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर मान लो आपको किसी सब्सटेंस ए का मोल फ्रैक्शन काउंट करना है, या आप कह लें ये आपके पास एक सॉल्वेंट गिवन है बी, एक सॉल्यूट है आपके पास ए। तो आपको अगर ए का मोल फ्रैक्शन काउंट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए न्यूमरेटर में रखने होंगे आपको, और इसको डिवाइड करना होगा आपको टोटल नंबर ऑफ मोल से, मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके मान लीजिए आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मीन्स सॉल्यूट के मोल्स। जिस भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उस पार्ट के मोल फ्रैक्शंस आपको न्यूमरेटर में रखने होंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉल्यूशंस में क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट ही तो प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स के सॉल्यूशन के कितने हो जाएंगे, Na प्लस Nv। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स से कितना हो जाएगा आपका, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nv। और सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा जाए आपसे, मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्ट बी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स बी इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन वी, मीन्स वी के मोल फ्रैक्शंस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मीन्स बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बी का मोल फ्रैक्शन होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस। नेक्स्ट देखते हैं मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपके पास एक सॉल्यूट गिवन है, एक सॉल्वेंट गिवन है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है इस सॉल्यूशन में। तो मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मीन्स सॉल्यूट के कितने मोल्स होंगे, ए के कितने मोल्स हैं, उसको डिवाइड करेंगे किससे, जो टोटल आपके पास सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ, इस सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है इन लीटर्स, यूनिट का ध्यान रखेंगे, लीटर में कन्वर्ट करके आप टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे किसको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, तो आपको क्या मिल जाएगी, मोलैरिटी मिल जाएगी। फॉर कैलकुलेटिंग द मोलैलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट में डिवाइड करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अभी तक क्या किया था आपने, मोलैरिटी के केस में क्या किया था, आपने सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवीजन किया था। किस में डिवीजन किया था आपने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में डिवाइड किया था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट इन केस ऑफ मोलैलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको डिवाइड करने पड़ेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मीन्स मोलैलिटी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप सॉल्वेंट बी के मास से डिवाइड करेंगे और वो मास आप लेंगे किलोग्राम में। मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे तो आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, वो लेंगे आप लीटर में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड रिमेंबर दिस। देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या हो सकती है। सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। सॉल्युबिलिटी आपने देखा था, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी, किसी भी सब्सटेंस के किसी सॉल्वेंट में मिक्स होने की जो कैपेसिटी होती है उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, या आप कह रहे हैं कोई सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट में मिक्स हो रहा है, तो इस मिक्सिंग की प्रोसेस में हीट अगर लिबरेट हो रही है, मींस हीट बाहर आ रही है, तो क्या होगा उस केस में, अगर हम उस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दें तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, हीट बाहर निकल रही है और हमने क्या किया, साथ में टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये देखिए आप, जो रिएक्शंस हीट को लिबरेट करती हैं उनको क्या कहते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस, और जो रिएक्शंस हीट को एब्जॉर्ब करती हैं उनको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब अगर आपके पास
क्या हो रहा है, आपने एक सॉल्यूट को मिक्स किया सॉल्वेंट में और ये प्रोसेस आपकी हीट एब्जॉर्ब कर रही है। तो उस केस में अगर आप प्रोसेस का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ आपने क्या देखी थी कि जब भी किसी सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट को मिक्स किया जाता है तो प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है? क्योंकि जो आपका सॉलिड सॉल्यूट होगा वो इनकम्प्रेसिबल होगा, मीन्स उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। इस वजह से जो प्रेशर का इफ़ेक्ट होगा वो नेग्लेजिबल होगा, या आप कह सकते हैं प्रेशर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है अगर हम सॉलिड सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिक्स करें तो। समझ गए इतनी बात? इसके बाद देखते हैं हेनरीज लॉ। हेनरी का लॉ क्या था? हेनरी ने कहा था कि किसी भी सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से। और जब आपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखाया था तो उसकी जगह पे आया था के एच, जिसको कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। और ये डिपेंड करता है लिक्विड के ऊपर, और ये वेरी करता है, लिक्विड टू लिक्विड वेरी करता रहता है हेनरीज कांस्टेंट। और ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। तो हेनरी ने क्या कहा था? हेनरी सेड दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट ए है तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा। अब आपने क्या किया, एक लिक्विड सॉल्वेंट लिया और इसमें क्या किया, एक गैसियस सॉल्यूट को मिक्स कर दिया। अभी आपने क्या देखा था, जब आपके पास लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट मिक्स हो रहा था तो प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा था उसके ऊपर। बट अब आपने क्या किया, आपके पास एक लिक्विड सॉल्वेंट है जिसमें आपने गैसियस सॉल्यूट को मिक्स किया। तो इस केस में जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे उस केस में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास सॉल्यूट गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है तो प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। रोल्ट का क्या लॉ था? रोल्ट ने कहा था कि टोटल प्रेशर जो होगा, टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो होगा P1 डैश प्लस P2 डैश माइनस P1 डैश इंटू X2। अब आपने क्या माना था? आपने माना था कि जो सॉल्वेंट है आपका वो 1 है और जो आपका सॉल्यूट है वो लिक्विड 2 है। अब प्योर फॉर्म में जो सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा आपका P1 डैश, और प्योर फॉर्म में जो आपका सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर होगा या आप कह सकते हैं वेपर प्रेशर वो होगा आपका P2 डैश। तो रॉल्ट ने क्या कहा, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो टोटल प्रेशर आएगा वो होगा P1 डैश, मीन्स सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर प्योर फॉर्म में, उसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर और सॉल्यूट के पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस, और उसमें मल्टीप्लाई होगा आपका क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। समझ गए इस फार्मूले को? X2 है, X इज द मोल फ्रैक्शन, 2 है मीन्स सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, किस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर सॉल्यूट टू द प्योर सॉल्वेंट, और इसमें ऐड क्या कर देंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा P टोटल इक्वल्स टू P1 डैश प्लस P2 डैश माइनस P1 डैश इंटू X2। जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्वेंट में तो क्या होगा, इफ़ यू ऐड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, उस केस में वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज होता है, और इस वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने से आपने देखा था कि जो प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूशंस की रिलेटेड होती हैं उनको हम लोग कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की सीरीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मीन्स रिलेटिवली एक्चुअल वेपर प्रेशर से कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वो क्या था आपका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका डायरेक्टली इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट टू द सॉल्वेंट। मीन्स आप सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल से, तो ये जो आएगा इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी इक्वल होगी किससे इक्वल होगी, वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या मतलब है कि जो आपके पास एक्चुअल वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का, जो पार्शियल प्रेशर हुआ सॉल्यूट को मिक्स करने के बाद, और जो प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर है, उन दोनों का डिफरेंस लेने के बाद आप उसको डिवाइड कर देंगे। प्योर फॉर्म में जो प्रेशर था वेपर प्रेशर, उससे डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो बराबर होगा आपका किसके बराबर होगा, N2/N1 के। N2 क्या है, N2 इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड N1 इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होता है कि गिवन मास ऑफ सबस्टेंस, जिसको आप W कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो N2 के केस में क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे किससे, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में किस तरह से आ जाएगा, W2 इंटू M1/M2 इंटू W1। बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से रिलेटेड था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखा था आपने कि जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा उस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। तो आपने क्या किया था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया था, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया था जिसको क्या कहा था आपने, बॉइलिंग कांस्टेंट। तो Kb से डिनोट किया था आपने जिसको। तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू क्या आ गया था, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू Kb इंटू एम। एम क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी की डेफिनेशन आपने देखी थी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये वैल्यू इसमें रख देंगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा Kb इंटू W2 इंटू 1000/M2 इंटू W1। 1000 क्यों आया, क्योंकि आपने जो वेट माना है सॉल्वेंट का वो माना है ग्राम में, बट आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए ये चाहिए होगा किलोग्राम में। सेम ऑलमोस्ट सिमिलर है इन केस ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इक्वल्स टू होता है KF इंटू एम। एम इज़ द मोलैलिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, P0 इक्वल्स टू RTM, क्योंकि जो P0 होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन आपने देखी थी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, W2/M2। तो ये सारी वैल्यू रखने के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के टर्म्स में, तो क्या मिल जाएगा आपको, W2RT/P0 इंटू बी। आर क्या है, आर आपके पास एक कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपको गिवन होगा, वॉल्यूम आपको गिवन होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर P0 गिवन होगा, और आपको कैलकुलेट करना होगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन होगा तो ये इनमें से कोई एक क्वांटिटी अननोन होगी वो आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाइड्रोजन सल्फाइड, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for qualitative analysis. If the solubility of hydrogen sulfide in water at standard temperature and pressure is 0.195 m, calculate Henry's law constant। अब देखिए आप क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, हाइड्रोजन सल्फाइड एज ए सल्यूट गिवन है, वाटर एज ए सॉल्वेंट गिवन है, इससे एक सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ। 0.195 m ये आपको गिवन है मोलैलिटी, ठीक है जी। और क्या पूछा गया आपसे, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये आपसे पूछा गया है। आपको पता है, क्या पता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो इक्वल होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। अब
अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S होगा यहाँ पे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, KH की वैल्यू पूछी गई है। साफ साफ लिखते हैं इसको थोड़ा सा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इक्वल्स टू होगा आपके पास हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। अब आपसे पूछा क्या गया है, ये KH तो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब क्वेश्चन से देखिए आप कि आपको क्या गिवन है, PH2S क्या होगा, ये गिवन है आपको एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू होती है वो होती है 0.987। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 0.987 बार। ये आपको रिमेंबर रखना है क्या, कि स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.987 बार। तो अब आपके पास क्या क्या है, आपके पास पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है, KH आपसे पूछा गया है, X H2S मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे, तो KH की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। तो चलिए देखते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आपको क्या पता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल फ्रैक्शन H2S क्या होगा, H2S के मोल्स कितने मोल्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यही तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन थी कि जिसके मोल फ्रैक्शन हमको कैलकुलेट करने हैं उसी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स में हम डिवीजन कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स का, तो हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S मिल जाएगा। अब यहाँ पे कौन कौन से दो कंपोनेंट हैं, वन इज H2S एक्टिंग एज ए सॉल्यूट, सेकेंड वन इज वाटर एक्टिंग एज ए सॉल्वेंट। तो अगर आपको यहाँ पे इस रिएक्शन में या इस सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कैलकुलेट करना हो तो क्या आएगा आपके पास, इस सोल्यूशन के केस में आएगा आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S हो जाएगा X H2S हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, यही तो होगा। अब आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालने हैं, एक तो आपको सबसे पहले कि वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे और हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, और ये आपको कैलकुलेट करना है किस इन्फॉर्मेशन से, आपको क्या गिवन है 0.195 AM। ये जो मोलैलिटी आपको गिवन है इससे आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S। तो देखते हैं मोलैलिटी से कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S। देखिए आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है मोलैलिटी कितनी है 0.195 M। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स इन नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर क्या कहलाती थी, आपकी मोलैलिटी कहलाती थी। तो मोलैलिटी की वैल्यू यहाँ रख दी आपने, कितनी है 0.195 नंबर ऑफ मोल्स H2S अपॉन वाटर इन किलोग्राम। वाटर इन किलोग्राम होगा क्योंकि मोलैलिटी आपको गिवन है, तो उससे साफ पता चलता है कि जो वाटर आपको गिवन है वो 1 किलोग्राम गिवन है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 0.195, क्योंकि वाटर आपका 1 kg यहाँ पे 1 रख देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S कितने आ गए 0.195। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O की। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने होंगे, वाटर कितना है आपका गिवन है, ये गिवन है आपका 1 kg, तो 1 kg में ग्राम कितने होंगे 1000 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना होगा 18 होगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे 55.55। तो अब अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करेंगे, 0.195 को डिवाइड कर देंगे 0.195 प्लस कितने आ गए नंबर ऑफ मोल्स 55.55। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी, क्या नज़र आ रही होगी, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हैं वो काफ़ी हाई हैं जब अगर आप कंपेयर करें किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट से। तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे वैल्यू दी है तो आप इसको रख के कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपको
डिफ़िकल्टी आ रही है ये कैलकुलेशन करने में, तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ H2S को निगलेक्ट भी कर सकते हैं, उससे आपके रिजल्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ H2S कितने आ जाएंगे, यहाँ से देखिए आप, कहाँ पे गया, ये रहा, कितने आ गए नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ H2S, 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.55, तो ये कितना आ गया आपके पास, 0.0035। मीन्स जो आपका मोल फ्रैक्शन होगा हाइड्रोजन सल्फाइड का वो कितना आ गया, 0.0035। अब देखिए आपके पास फार्मूला क्या था, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू होता है आपका के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, ये भी होगा H2S। अब आपको ये गिवन है स्टैंडर्ड प्रेशर, इट इज़ 0.987 बार। के एच आपको कैलकुलेट करना है, एक्स ऑफ H2S ये आपने कैलकुलेट कर लिया 0.0035। तो यहाँ से के एच की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। के एच क्या हो जाएगा, P H2S डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो रख दीजिए आप इसमें वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, के एच इक्वल्स टू P H2S डिवाइडेड बाई XH2S। तो प्रेशर कितना था 0.987 डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कितना आया 0.0035। तो ये कितना आंसर आ गया आपका टोटल 282 बार, मीन्स 282 बार। तो के एच की वैल्यू क्या आएगी 282 बार। ये हो गया आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन को केयरफुली रीड करिए आप। इफ़ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar given that Henry's law constant for nitrogen is this। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। पहले आप क्वेश्चन केयरफुली रीड करिए, आपको क्या गिवन है। सबसे पहले यहाँ देखिए आप, हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको गिवन है, मीन्स आपको के एच गिवन है, ठीक है जी। एक नाइट्रोजन गैस गिवन है जो किस में डिजॉल्व हो रही है, वाटर में डिजॉल्व होकर क्या बना रही है, एक सोल्यूशन बना रही है, ठीक है। टेम्परेचर आपको गिवन है 293 केल्विन। हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, ये देखिए आप, हाउ मैनी ऑफ मिली मोल्स को आप मोल्स एक बार कंसीडर करिए, क्योंकि आप जब मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे तो मिली मोल्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर आप अभी यहाँ से मिली मोल्स को ध्यान में रखेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे थोड़े से। तो हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो वाटर की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 1 लीटर, ग्राम में अगर इसको देखें तो कितना होगा 1000 ग्राम। 1 लीटर में, 1 लीटर वॉल्यूम में 1000 ग्राम वाटर होता है। और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार गिवन है। तो आपको पता था कि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और ये दोनों वैल्यू आपको गिवन है, तो इसको जब डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आपके पास आ जाएगा। अब आप देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब आपको पता होगा जो सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम मात्रा में होंगे। मींस N2 जो होगा वो वेरी वेरी लेस होगा H2O से, जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो आप क्या कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 हैं इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ से रिड्यूस्ड फार्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ H2O। इससे आपके आंसर पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर आपका वही आएगा, थोड़ा बहुत पॉइंट्स में डिफरेंस आएगा बट एक्चुअल आंसर आपका वही आएगा। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी। तो आप डिवाइड कर दीजिए इसको, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितने आ जाएंगे, देखिए आप यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने होते हैं 55.5, अभी लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किए थे। गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो इससे कितना आंसर आ गया 55.5। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए आपने नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, देखिए आप 71.5 इंटू 10⁻⁻5। इसको क्या किया 10⁻⁻3 के टर्म्स में कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि एक मोल आपका इक्वल होता है 10⁻³ मिली मोल के, ठीक है जी। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है 10⁻³ मोल्स हैं, तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, मीन्स कहने का मतलब है जो आपका एक सिंगल मोल होगा उसमें कितने नंबर मिली मोल्स होंगे, उसमें 1000 मिली मोल्स हो सकते हैं। तो 1000 का मतलब क्या हो गया 10⁻³ मिली मोल्स हैं इसमें। तो आप इसको रिवर्स करें तो 1 मिली मोल में कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, 1 मिली मोल अगर आपके पास है तो नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे इसके 10⁻³ मोल हो जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे क्या गिवन है 10⁻³ मोल्स गिवन है, तो मिली मोल्स कितने हो जाएंगे, इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं मिली मोल, 1 मिली मोल हो गया ये। तो टोटल आंसर कितना हो गया 0.715 मिली मोल, यही आपका आंसर हो गया। यही आपसे पूछा गया था कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, मिली मोल्स होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज दिस 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ये किस में गिवन है आपको, पास्कल में गिवन है। मीन्स हेनरीज जो लॉ कांस्टेंट है KH वो आपको गिवन है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, 8298 केल्विन। इसका आपका यूज नहीं होगा। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, क्या पूछा गया आपसे, क्वांटिटी ऑफ CO2 मीन्स CO2 का आपसे मास पूछा गया है, W CO2 का वेट पूछा गया है कि कितना होगा। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। सोडा वाटर को आप यहाँ पे वाटर ही कंसीडर करेंगे। 500 ml ऑफ सोडा वाटर वेन पैक्ड अंडर अ प्रेशर ऑफ 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वहाँ पे। तो आपको क्या पता था, फार्मूला क्या था, फार्मूला था आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल होगा हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपको गिवन है, कितना गिवन है 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको अगर पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.01 इंटू 10⁻5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा ये प्रेशर किसके टर्म्स में आ जाएगा, पास्कल के टर्म्स में आ जाएगा। पास्कल के टर्म्स में क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि आपको जो KH की वैल्यू है वो पास्कल के टर्म्स में गिवन है। तो जो KH की यूनिट होगी उसी टर्म्स में हम लोग जो भी पार्शियल प्रेशर्स होंगे सारी सेम यूनिट में रखेंगे, नहीं तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा KH पास्कल में था, इसी वजह से क्या किया, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से किस में कैलकुलेट कर लिया, पास्कल में कैलकुलेट कर लिया। KH आपको गिवन है, तो यहाँ से देखिए आप XCO2 क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई KH। तो यहाँ पे कितना आ गया, मोल फ्रैक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आ गया निकल के 1.51 इंटू 10⁻⁻3। अब मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है आपके पास, मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब आपको पता है कि H2O के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, आपको पता है कि 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 ग्राम में, और इसका मोलर मास कितना होगा 18 होता है। तो कितना आता था रिजल्ट 55.55 आता था। अब आपके पास जो गिवन वॉल्यूम है वो कितना है 500 ml है, 500 ml ही तो गिवन है आपको। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ पे रख देंगे 500 डिवाइडेड बाई 18। तो कितना आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 27.77, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करेंगे।
मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको गिवन है, इसमें मल्टीप्लाई कर दें किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ये कहाँ से देखोगे आप, यहाँ से देखिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर वेरी वेरी लेस देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सीधे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसमें क्या होगा आपको नज़र आया, ये आप इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये सीधे आपके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल्स ऑफ CO2 मिल जाएंगे। तो वही देखिए आप, मोल्स ऑफ CO2 कितने हो गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इंटू मोल्स ऑफ H2O। आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 41.9 इंटू 10⁻⁻³ ये क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर देखिए आप, नंबर ऑफ मोल्स की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स होते हैं वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यही वो चीज़ है जो आपसे क्वेश्चन मार्क है, मीन्स आपसे यही पूछा गया है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आप, मोलर मास कितना होता है CO2 का, 44 होता है। तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, मोल्स ऑफ CO2 इंटू 44। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1.854 ग्राम। यही आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और आगे भी न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते रहेंगे।